गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जहां पर हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। जब फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ तो सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है थर्ड वाला लेक्चर आपको अपलोड करने में, लेकिन अभी थोड़ा सा सेटअप हो गया है सारी चीज़ों का। एक आध दो दिन जो लेट हो रहा है ये भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जरा गौर से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। जैसे एक छोटा सा सवाल समझिए, अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस समय सबसे बेसिक सा सवाल ये होता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है ना। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, कहीं आग लग जाए, तो अगर कहीं आग लग जाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि आग लग गई। तो हम क्या करते हैं, हम जब अपने घर से देखते हैं लोग भाग रहे हैं, धुआं निकल रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, फायर एक्सटिंग्विशर की आवाज आने लग गई, अचानक हल्ला मच गया, ये सारी क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ लगिंग आग। समझ पाए? यानी कि आग लगने की ये प्रॉपर्टी है बेटा। अगर हम कहते हैं कि ये आग लगने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं आग लगी है, तो हम प्रॉपर्टी से जज कर लिए। सेम कहानी यहां पर भी। यहां पर आपको बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये आपको समझाया जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। हमें भी तो जानना जरूरी है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं। कुछ ऐसी चीज बताइए ना सर जिससे हम ये जान पाए कि वहां पर रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो उसी रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। यानी कि आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसके द्वारा हम ये जज कर सकते हैं कि किसी केस में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए उसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में आपके साथ हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आप देखिए, आपको बोर्ड पर लिखा है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, हम एक एक करके आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि सेकंड वाले में बात करेंगे तो हम कहते हैं पीपीटी का बनना, यानी प्रेसिपिटेट। यानी कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि अगर किसी केस में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसे हम सेकंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। थर्ड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हम चेंज इन हीट या चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं चेंज इन हीट या फिर चेंज इन टेम्परेचर। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारी होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं बेटा चेंज इन कलर। यानी कि कलर में चेंज अगर हो जाए तो वह भी हमारा इसके अंतर्गत आएगा। और फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं चेंज इन फेज और स्टेट। चेंज इन फेज और स्टेट। यानी कि हमने ये कहा कि अगर किसी केस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझना है तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी किसी भी केस में अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरे में चेंज इन कलर, चौथे में चेंज इन हीट, फिर चेंज इन फेज और स्टेट। ये 5 प्रॉपर्टी हमें पढ़ाएगी। यानी कि ओवरऑल हमें यह समझाया गया कि अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो या तो किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी कोई गैस निकल रही होगी। अगर किसी जगह पर कुछ हुआ और उससे गैस निकलती दिखाई दे तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ पीपीटी के रूप में रिएक्शन के दौरान नीचे की तरफ सॉलिड मटेरियल बैठता दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे वो भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी हो गई।
हीट में बदलाव हो जाए, पहले कुछ सिस्टम की हीट और रही हो, बाद में सिस्टम की हीट कुछ और हो जाए, तो चेंज इन हीट अगला टॉपिक हो गया। अगली बात की गई कि चेंज इन कलर, यानी कि कलर में अगर चेंजेज आ जाएं, यानी कि शुरुआती दौर में कलर कुछ और हो और बाद में कलर कुछ और हो जाए, तो ये चेंज इन कलर हो गया। पांचवी प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं चेंज इन फेज और स्टेट, यानी कि फेज या स्टेट में परिवर्तन हो जाए, तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? 5, जहां पर एक एक करके हम कर रहे थे आपसे बात। पहली थी इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन हीट, चेंज इन फेज और स्टेट। यानी कि अगर रिएक्टेंट का फेज सॉलिड है और प्रोडक्ट का फेज क्या हो जाए, लिक्विड या गैस हो जाए, और वो परमानेंट चेंज हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक प्रॉपर्टी को जरा आपसे डिस्कस करते हैं कि जो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें बताई गई इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि गैस के इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में क्या बात बताई जा रही है। यानी किसी केस में अगर ये लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे हम समझेंगे कि गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर गैस इवॉल्व हो रही, गैस इवॉल्व का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर गैस बाहर निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी हम ये कुल मिलाकर के कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान गैस बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इसकी एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। तो जरा समझिएगा कि हम एक रिएक्शन आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा, हमने ये कहा कि जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दें, कहे अच्छा, तो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो प्रोडक्ट में हम क्या पाएंगे, जो आपको आज बताएंगे, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। कहे बात तो सही है सर, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये उठा कि ये जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका टेस्ट क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली, सर गैस निकलेगी वो ठीक है, लेकिन जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन ही होगी, इसका कैसे पता चलेगा। हम कहेंगे एक टेस्ट ट्यूब आप लीजिए, ठीक है, उसको होल्डर में लगा दीजिए। लगाने के बाद जैसे ये टेस्ट ट्यूब हमने मान लीजिए ले लिया, इसको होल्डर में लगा दिया, हमने जिंक क्या होता है सॉलिड मटेरियल, उसको उसमें डाल दिया और उसमें H2SO4 डाल दिया, यानी H2SO4 पहले डालेंगे, जिंक बाद में डालेंगे। वो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, हीट होगा और ये उबलना शुरू करेगा, यहां से एक गैस बाहर निकलेगी, वह गैस हाइड्रोजन होगी। कहें सर लेकिन पता कैसे चलेगा, अगर ये गैस हाइड्रोजन है तो इसका एक टेस्ट होता है, वो क्या कि हम बर्निंग करेंगे, यानी कि माचिस की तीली जलाकर हम इसके मुंह पर ले जाएंगे, लगाएंगे। बेटा जैसे इसके मुंह पर लगाएंगे वैसे पॉपअप साउंड जनरेट होगी और क्या होगा, साथ में यहाँ लाइटनिंग होगी, यानी लाइट सी बर्निंग का फेज बनेगा और उसके बाद चमक उत्पन्न होगी। और दूसरी बात आपको बताई गई, पॉपअप साउंड जनरेट होती है। अगर ऐसा है तो जो गैस बाहर निकल रही थी वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर इस प्रकार का रिएक्शन हुआ। एक रिएक्शन और समझते हैं, हमने कहा NaSCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, HCl के साथ करा दें, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब एक बड़ा बेसिक सा सवाल ये भी आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपको तो पता है कि इसका ट्रीटमेंट इसके साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ सही बात है, लेकिन हमको तो नहीं पता है ना सर कि किसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या होगा, तो आपको अभी जो इसके बाद थर्ड के बाद जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम यही सिखाएंगे बेटा कि हाउ रिएक्शन अकर्स, यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, ये फोर्थ लेक्चर में हम यही आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको तब तक के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, अभी जो रिएक्शन बताया जा रहा है इसको एज इट इज आप समझ लीजिए। हमने कहा कि अगर CO2 गैस निकल रही है तो CO2 में इसके लिए तो हमने कहा पॉपअप साउंड की बात की हमने कि यहां पर क्या होगा, पॉपअप साउंड जनरेट होगा अगर हम बर्निंग करेंगे। इसमें CO2 के लिए आपके पास एक बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, इसका टेस्ट समझिएगा। एक कॉमन टेस्ट है जिसे हम फिजिंग टेस्ट कहते हैं,
और लास्ट में जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। ये सब केमिकल टेस्ट हैं। अब हमने कहा कि ये तीन, इसमें तो एक टेस्ट करके हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे इसके 1 2 3, ये तीन इसके क्या हैं, ये केमिकल टेस्ट हैं। यानी कि इसको टेस्ट करने के लिए हम ये तरीके अपनाते हैं। अब जरा समझिएगा, हम कहते हैं कि अगर मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो घरों में खाने में उपयोग किया जाता है, वो मीठा सोडा आप ले लिए। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में सपोज करिए ये टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी, इसमें आप क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे। HCl डालने के बाद इसमें बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा निकालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे। जब थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, HCl में बेकिंग सोडा डाल दिए तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। लेकिन सर हमको पता कैसे चलेगा जो गैस निकल रही वो CO2 है? तो उसके लिए आप क्या करो, बर्निंग का मतलब माचिस की तीली जलाकर इसके मुंह पर ले आएंगे। हम जानते हैं कि अगर कंबसन कहीं पर होना है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। जब माचिस की तीली जला के इसके मुंह पर लगाएंगे तो जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बर्निंग को क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी बर्निंग स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, जलेगा नहीं। तो ओवरऑल हम ये समझ पाए कि ये बर्निंग टेस्ट हमें ये बताता है कि यहां से बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। दूसरी बात हमें बताएगी फिजिंग टेस्ट। अब बेटा फिजिंग टेस्ट क्या होता है जरा इसको समझना। यानी कि हम कहते हैं जब बेकिंग सोडा में HCl मिलाओगे तो यहां से बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो जो बुलबुले बनेंगे उससे भी हमें पता चलता है कि कोई गैस निकल रही है, लेकिन वो गैस क्लियर नहीं होगी कि वो CO2 ही है, इसलिए इसको हम कॉमन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब कि जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ गैस CO2 ही है, वो लाइम वाटर टेस्ट है। उसमें कैसे करते हैं लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी CaOH का होल ट्वाइस को अगर हम पानी में मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को लाइम वाटर कहते हैं। आप क्या करोगे, आपके पास बेकिंग सोडा प्लस HCl आपने एक ट्यूब में ले लिया, इसको आप कॉर्क लगा करके जो CO2 गैस निकल रही है उसको दूसरे ट्यूब में पास कराओगे। जिस ट्यूब में पास कराओगे उसमें क्या है, लाइम वाटर। जरा ये समझिएगा, हमने कहा कि एक ट्यूब हमने ये ले लिया और हमने कहा कि एक ट्यूब हमने ये ले लिया। अब हम इसमें से जो गैस निकलेगी उसको हम कहाँ पास कराएंगे, इधर की तरफ पास करा देते हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या लगा दिए, कॉर्क लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमने क्या लगाया, कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया। अब इसमें से कौन सी गैस जा रही है, CO2। यहां पर क्या है, ये लाइम वाटर का सॉल्यूशन दिया गया है और ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन हो रहा है और ये लाइम वाटर है। तो जब ये CO2 इसमें जाएगी पास होकर के, तो लाइम वाटर में पास होने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर का मिल्की हो जाएगा, यानी दूध के रंग का उसका कलर बन जाएगा। यह आपका पूरा का पूरा एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंतर्गत बात की गई, जहां पर एक हाइड्रोजन का टेस्ट बताया गया और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 टेस्ट आपके सामने हमने पेश किए। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चारों बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपको क्लियर हो गया है तो हम इसके और आगे चलते हैं और सेकंड बात करेंगे बेटा। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवन आप ये सारी चीजें लैब में प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। अब हम कहते हैं कि अगला टॉपिक हमारा आया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट हम कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हमने ये कहा कि PPT का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये आपके सामने पेश किया जाता है। हमने कहा PbNO3 का होल ट्वाइस हमें दे दिया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेड नाइट्रेट है, और इस लेड नाइट्रेट का ट्रीटमेंट हमने किसके साथ कराया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, तो ऐसी केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, PbI2 और साथ में KNO3 बन जाता है। और जो ये PbI2 है ये क्या है, यह लेड आयोडाइड हो गया, लेड आयोडाइड, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आगे हम बताएंगे कैसे होगा, और ये हमारा बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम कहते हैं ये जो लेड आयोडाइड बना है इसमें हम ऐसे एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऊपर की तरफ एरो रहेगी तो उसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और नीचे की तरफ है तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो PbI2 को हम क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड का नाम देते हैं। और लेड आयोडाइड तो ठीक है, इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसा बनेगा,
येलो पीपीटी, यानी कि जो प्रेसिपिटेट आता है वह येलो कलर का होगा। यानी कि लेड आयोडाइड की इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पीपीटी बनेगी यानी जो प्रेसिपिटेट आएगा वह येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ये हमारा लेड आयोडाइड के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होने वाली बात हो गई। अब हम इसको तो हम समझ लिए, यानी कि ये पहला एग्जाम्पल हमारे सामने हो गया। आप क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, एक में केआई का। दोनों को जब मिलाएंगे तो जो बनेगा वह लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और उस पीपीटी को क्या करेंगे आप, उस पीपीटी को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लेंगे और यूज में देख सकते हैं कि क्या वो पीपीटी आई है या नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, वो पीपीटी तो सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ ट्यूब में जाकर बैठ जाएगी। दूसरा एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट दे दिया जाए, उसके साथ केसीएल का ट्रीटमेंट करा दे, पोटेशियम क्लोराइड, तो जो बनता है बेटा वो एजीसीएल बन जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का पीपीटी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। यही हमारी इसमें क्या हो जाएगी, पीपीटी बन जाएगी। यानी कि हम इस केस में सिल्वर क्लोराइड एज प्रेसिपिटेट देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी किसी केस में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी किसी केस में अगर पीपीटी बन रही है, तो उस पीपीटी की ओवरऑल मीनिंग क्या होगी, वो चीज हम आपको समझा रहे थे। दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, तो इसके थर्ड कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बताएंगे, जरा गौर करिएगा। इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा डिस्कशन होगा आपके साथ, वह है चेंज इन कलर, चेंज इन हीट पहले पढ़ते हैं। यानी कि अगर चेंज इन हीट या टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम ले लें, तो हीट का या फिर टेम्परेचर कह दिया जाए, चेंज इन हीट या टेम्परेचर के इस कॉन्सेप्ट में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे, जरा गौर करिएगा। अगर हम कहते हैं हीट में बदलाव हो जाए या टेम्परेचर में बदलाव हो जाए, तो उसको कैसे समझना है, जरा इस पर विचार करते हैं। अगर किसी की हीट बदल जाए या टेम्परेचर बदल जाए, तो एक छोटा सा एग्जांपल जो बहुत फेमस है वह ये है कि अगर आपको CaO दे दिया जाए, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका मतलब इसमें पानी मिला दें, तो बेटा प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर हम क्विक लाइम के साथ वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हीट एनर्जी इसमें बाहर निकलती है। ठीक है, वैसे भी हम कहते हैं कि रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल होता है। जब रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो जो बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होगा। वैसे भी अगर ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। और किसी की एनर्जी कम होगी कब, जब एनर्जी रिलीज होगी। तो इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब हीट किसी रिएक्शन में बाहर निकलती है बेटा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर में भी चेंज हुआ। और हम हीट के कॉन्सेप्ट पर इस तरह से दो पार्ट में रिएक्शन को पढ़ते हैं, एक हमारा होता है इंडोथर्मिक और दूसरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। यानी कि एक को हम इंडोथर्मिक कहते हैं और दूसरे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। यानी कि इंडोथर्मिक एक रिएक्शन हो गया और एक्सोथर्मिक दूसरा रिएक्शन हो गया। दोनों को जरा गौर से समझिएगा। इन मतलब अंदर, दो मतलब देना, थर्म मतलब हीट। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में हीट देते हैं, उसको हीट किया जाए तो वह इंडोथर्मिक हो गया। एक्स मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। और अगर किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है तो वह हमारा एक्सोथर्मिक होगा। यानी किसी रिएक्शन को अगर हीट देते हो, कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते, आपस में रिएक्शन करने के लिए या कराने के लिए उन्हें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर हम हीट देंगे तो वह इंडोथर्मिक होगा और अगर उस केस में हीट बाहर निकलेगी तो वह एक्सोथर्मिक होगा। तो इंडो मतलब जिसमें हीट देते हैं, एक्सो मतलब जिससे हीट बाहर निकलती है। तो एक इंडोथर्मिक हो गया, एक एक्सोथर्मिक हो गया। इंडोथर्मिक में हीट हम दे करके रिएक्शन कराते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। तो दोनों बात हमने यहां पर आपको बता दी। वैसे भी हमने कहा ये एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे घर में पुताई होती है कभी कभी, तो चूने से अगर हो रही हो तो क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में चूने को डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं।
जब पानी डालते हैं बड़े तेजी से बुलबुले बनना शुरू करते हैं और तेजी से हीट एनर्जी उसमें बाहर निकलती, यही रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हीट का चेंज हुआ, यानी हीट एनर्जी बाहर निकले या हीट देना पड़े, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर का केस इसे कंसीडर करते हैं। और ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, यह भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। थर्ड के बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आया बेटा, उसमें हम बात करते हैं वो है चेंज इन कलर, यानी कि अगर हम कलर में चेंज की बात करें तो उसमें क्या पढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसमें भी हम कंसीडर करेंगे। हमने ये कहा कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल यानी कि आयरन की कील को डाल दें तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट में हमारा FeSO4 बनता है और ये कॉपर अलग हो गया। यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। और जो फेरस सल्फेट यहां बनेगा ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यह ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी आयरन की जो नेल होगी, यानी कि आपने कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको लिया पानी में मिला दिया, जब उसको पानी में मिला दिया घोल बनाया तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, उसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, लोहे की कील निकाली और कील को उसमें डाल करके 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब आप उस कील को फिर बाहर निकालोगे तो उस कील का कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस आयरन की जो नेल यानी कि आयरन की जो कील थी उस पे सल्फेट हो गया, यानी वह आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कलर बनता है वो क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। यानी कि उस सॉल्यूशन का ओवरऑल कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। और ये जो आयरन सल्फेट की नेल है, आयरन की नेल थी, उसका भी कलर चेंज हो गया और बाहर हो गया। इसमें आयरन ने कॉपर को हटा दिया, तो यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत भी पाया जाता है। इस तरह का भी एग्जाम्पल हमें कंसीडर करना होता है, यानी कि हम इसको भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपको इसमें बताते हैं कि अगर हम कलर में चेंज कराते हैं तो और क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे। पहला तो आप फेरस सल्फेट को अगर केवल हीट कर दो तो ऐसी केस में उसका कलर बदल जाता है, यह भी उसी का एग्जाम्पल कहलाएगा। इस तरह से तमाम केसेस आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन का कलर बदल जाना, ये पूरी की पूरी बात जो बताई गई ये पूरा यही होता है। तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स जो भी दिए जाते हैं वो किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, इसी के अंतर्गत बताए जाते हैं, ठीक है। अब हमें एक और केस हम ले सकते हैं कि अगर हमें अमोनिया का केस तो उसमें चला जाएगा। चलिए छोड़िए इसको, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलिए और अगली बात हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया कलर में चेंज। वैसे भी कभी भी कोई रिएक्शन होता है बेटा तो उसमें कलर चेंज हो ही जाता है। जैसे आपका हाथ अगर कभी भी किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो आपके हाथ का भी कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हाथ का कलर चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन टेक प्लेस, यही तो होता है ना। और आपके हाथ का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो भी रिएक्शन टेक प्लेस। तो चौथे के बाद हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं और पांचवा पॉइंट क्या है, चेंज इन फेज और स्टेट। फेज या स्टेट में बदलाव करने का एक आसान सा तरीका, अगर आपने अमोनिया लिया NH3, इसके साथ आपने HCl का ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। अब अगर अमोनिया के साथ आप HCl का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। ये जो आगे हम कॉमा ब्रैकेट में लिखते हैं ये क्या कहलाता है, ये आपका फेज कहलाता है। तो यहां पर अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड अमोनिया अगर आपने लिया, गैसियस फॉर्म में लिया, HCl आपका लिक्विड है, जब इसको मिलाया तो क्या अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो ये चेंज इन फेज या स्टेट का एग्जांपल कहलाता है। दूसरा आपने कहा कि अगर हम वैक्स को बर्न करते हैं, यानी बर्निंग ऑफ वैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के चलें, तो वैक्स मतलब मोम को जलाना। तो जब मोम को जलाते हैं बेटा तो वह भी क्या कहलाता है, यह एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल चेंज होने की वजह से इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम चेंज इन फेज का एग्जाम्पल कहते हैं। क्योंकि वैक्स जो होती है वो पहले सॉलिड होती है और बाद में उसकी फेज बदल जाती है और वो किसमें हो जाती है, गैसियस वेपर्स के फेज में आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका पांचवी प्रॉपर्टी हो गई जिसमें हम चेंज इन फेज और स्टेट के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे थे। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये जितनी भी बातें अभी तक हमने डिस्कस किया
वो क्या था बेटा, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसका था कि हम क्या कहां पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो हम फर्स्ट लेक्चर जहां से ये स्टार्ट हुआ था जरा इस पर बात कर लेते हैं। यानी कि आज इस लेक्चर नंबर 3 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत कर ली। यानी कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, जहां पर हमने ओवरऑल आपने देखा होगा कि हमने कुल प्रॉपर्टी कितनी पढ़ ली। कुल प्रॉपर्टी जो हमने इसमें पढ़ी है वो पढ़ ली है टोटल। इधर आइए, क्या पढ़ा हमने, 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, एक में हमने कहा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरे में कहा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरे में हीट का कॉन्सेप्ट, हीट में 2 बात पढ़ी, एक इंडो पढ़ लिया और एक एक्सोथर्मिक पढ़ लिया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीट के बाद कलर में चेंज की बात कर ली। ठीक है, कलर के बाद फेज या स्टेट में चेंज की बात कर ली। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें समझ में आ गया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाए और उसमें ये 5 चेंजेस अगर अकर्स की केस होगी, यानी 5 चेंजेस आते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन हमारे सामने है वह क्या है, वह पूरा का पूरा इसी के अंतर्गत समझना था। कि इसका मतलब अगर ये 5 प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब हम ये जान जाएंगे कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें या तो गैस निकलेगी, या तो पीपीटी बनेगी, या तो कलर बदलेगा, या तो फेज बदलेगी, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, हम समझ भी गए हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी थी, कैसे थी। अब जरा विचार कर लेते हैं आने वाली नई क्लास में, यानी कि ये लेक्चर आपका हो गया। ठीक है, अब हम जो कहते हैं कि अगर हम लेक्चर 3 के बाद हम लेक्चर 4 की बात करें बेटा, कि लेक्चर 4 जो लास्ट का बन रहा है इसके बाद का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 4 है कि हाउ रिएक्शन टेक प्लेस, यानी हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। अगर हम कहते हैं कि अगर हम इसको पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे, तो इसके लिए हमें बहुत बेसिक सी चीजें मालूम होनी चाहिए। बेसिक सी चीजों का मतलब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अगर अभी तक नहीं तैयार है तो कृपया उसे तैयार कर लें। दूसरा, आयंस की जानकारी अगर अभी तक नहीं है तो चैनल पे पड़ा हुआ है आयंस का वीडियो, आप उसे जरूर देख लें। तीसरी, आप कंपाउंड्स नेम के बारे में भी जरूर जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और बिना इनके हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये 3 चीज ऊपर की पता है, आयंस नेम के बारे में पता है, कंपाउंड्स नेम के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी, तो लेक्चर 4 आपको बहुत जानदार समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर 4 में हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आखिर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते कैसे हैं, मिलने के बाद जो तीसरा बनता कैसे है, वो स्टेबल होगा कि नहीं, कितना स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में ही हम क्रिस क्रॉस मेथड का भी जिक्र करेंगे, यानी कि हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी रिएक्शन को हम समझते हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं। यानी कि अब आपको ये मालूम होगा कि लेक्चर फर्स्ट में तो हमने केवल इंट्रोडक्शन की पार्ट की बात की, लेक्चर सेकंड में हमने व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये डिस्कस कर लिया। लेक्चर थर्ड में अगर कहीं पर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने जान लिया। अगर ये 5 तरह की प्रॉपर्टी है तो हम इसको पता कर लेंगे, और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वो भी हमने जान लिया। लेक्चर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, जहां पर लेक्चर 4 में हम मेनली डिस्कस करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में। तो ओवरऑल आपको इतनी बातें समझा दी गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। हम लोग लेक्चर 4 में फिर मिलेंगे, किस टॉपिक के साथ, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वन टाइम सब्सक्रिप्शन हो गया है तो दोबारा नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी केस में वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। बेटा आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको बेहतरीन समझ में आए। इसको समझने के लिए पेन, कॉपी, पेपर आदि चीज़ों का इस्तेमाल करें और पढ़ाई मन लगा करके करें। कोई भी आपको दुविधा, कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट सेशन में हमें इन्फॉर्म जरूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उससे पहले आप बोर्ड पर देखें कुछ बातें आपके लिए। एक मोटिवेशनल थॉट्स है, बड़ा प्यारा सा, जरा सुनिएगा क्या लिखा गया है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। यानी अगली बात हमें क्या कहा गया कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। यानी कहा जाए कि अगर किस्मत भी रूठ जाती है तो हिम्मत आपकी नहीं टूटनी चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।